बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैंने बीएसए स्टार्ट किया है। दोनों मेजर हो जाएंगे, संविधान बीएसए, परेशान मत होइएगा। बीएसए चूंकि थोड़ा सा एडीपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातचीत करूं तो बहुत डिटेल से बीएसए नहीं यहाँ पर आपको पढ़ा जाता है। तो मेरा एक ऐसा टारगेट रहेगा कि होली होली कब है, होली कब है? होली कब है? थोड़ा सा अमजद खान वाला डायलॉग बोल दिया, होली कब है? तो होली जब भी है, जहां तक है मार्च एंड के आसपास होली है, तो मेरा ऐसा हिसाब किताब रहेगा कि मार्च एंड में यानी होली के पहले मैं बीएसए जो है तो कंप्लीट करने का मेरा पूरा टारगेट रहेगा। क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बीएसए पढ़े तो बहुत टफ नहीं है, सिंपल है ना। पहले साक्ष्य था, अभी बीएसए हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, तो बहुत टफ नहीं है, इजी है, सिंपल है, प्रॉपर तरीके से अपन इसको देख लेंगे। पूरा प्रयास रहेगा साक्ष्य अधिनियम को विथ नोट्स पढ़ाने का, क्योंकि लगभग काफी कुछ नोट्स इसमें प्रिपेयर्ड है मेरे पास और कुछ चीजें करेक्शंस करना है, तो इस बीच में करता हुआ चलूंगा। तो आपको विथ नोट्स ही पूरा एविडेंस अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। एमसीक्यू का मेन टारगेट फोकस करके चलेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट सभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे इन फ्यूचर यदि आप मींस भी यानी सिविल जज की तरफ भी मुड़ना चाहें तो इतना परेशानी ना रहे। पर बहुत डिटेल से नहीं, शार्ट एंड स्वीट तरीके से चीजों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ चलेंगे। तो क्या है एविडेंस, क्या है? अब एविडेंस के बारे में यदि हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बातचीत करें तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूं कि जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि बीएनएस हमने पढ़ लिया है। बीएनएस मतलब जिसको हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस एक जो है तो सब्सटेंटिव लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है बीएनएस, ठीक है, जहां पर बेसिकली डिफाइन किए गए हैं क्या, ऑफेंस एंड देयर पनिशमेंट। बीएनएस में क्या डिफाइन किए गए हैं? ऑफेंस यानी अपराध, ठीक है ना, ऑफेंस, और उसके बाद अपराध के बाद उनके पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया है बीएनएस में। तो अपराध बताया गया है और उसका दंड बताया गया है। कोई भी ऑफेंस को यदि हम पकड़ लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि मर्डर, ठीक है ना, मर्डर को डिफाइन किया गया है कि भैया हत्या क्या है, तो बीएनएस में जैसे आपको पता है कि सेक्शन अभी कहां पे मर्डर हो गई है, 100 में मर्डर हो गई है। तो 100 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, जिसके पनिशमेंट को जो है तो 103 मान लो क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है कि हम कोई मर्डर करता है उसको डेथ सेंटेंस, ठीक है ना, मृत्यु दंड जो है तो या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जाएगा। तो मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जाएगा, तो ये बता दिया गया। तो अब कुल मिलाकर के ये तो आपका बीएनएस में बता दिया गया। लेकिन जब कोई मर्डर करता है तो उसको इस सजा तक पहुंचाने का ये जो पूरी जर्नी है, यात्रा है, ये प्रोसीजरल लॉ के माध्यम से तय किया जाता है। ये सब्सटेंटिव लॉ है, सारभूत विधि है बीएनएस, जो क्या डिफाइन करती है, ऑफेंस एंड देयर पनिशमेंट्स, है ना, अपराध और उनके दंड को डिफाइन करती है। ऐसी विधि कहलाती है सब्सटेंटिव लॉ। और उस अपराध, यदि कोई व्यक्ति उस ऑफेंस को कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट तक पहुंचाने की जो जर्नी है, यात्रा है, स्टेज है, वो पूरा प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत कवर होता है। यानी कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो जिसका मर्डर हुआ है, अब उसके जो रिलेटिव हैं, जो उससे विक्टिम मतलब जो पीड़ित है उस मर्डर से, वो एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, फिर पुलिस वाले उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब यहीं से ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो जब हम लोग जो है तो बीएनएसएस की बातचीत करते हैं तो बीएनएसएस में जैसे हमें पता है कि एफआईआर होता है, फिर उसके बाद जो है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो प्रोसेस है, यहीं से आपका एविडेंस का रोल चालू हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बीएनएसएस में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि साक्ष्य को एकत्रित करना मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो इसका मेन ऑप्शन होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस यानी कि साक्ष्य को एकत्रित करना।
क्योंकि इसी साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को या तो आगे, चूंकि इसके बाद अब ये प्रोसेस तो आपको बीएनएसएस में बेसिकली जो है तो पढ़ा ही है हमने कि इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर पुलिस रिपोर्ट होता है, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, और उसके बाद जो है तो विचारण, जिसको बोलते हैं ट्रायल, और ट्रायल के बाद जो है तो आपका दंडादेश की बातचीत वहां पर किया जाता है। ट्रायल के बाद जो है तो दंडादेश, निर्णय, दंडादेश, ठीक है ना, दंडादेश जजमेंट की बातचीत करता है। तो ये पूरी प्रोसेस होता है। तो आप देखोगे कि ये प्रोसेस में जैसे ही एफआईआर लॉन्च हो गई, अब देखा जाए तो एफआईआर भी खुद एक इन्वेस्टिगेशन है, मतलब सॉरी खुद एक एविडेंस है ना। एफआईआर भी खुद एक एविडेंस है, क्योंकि वहां पर जानकारी दी जाती है। तो देखा जाए तो एविडेंस आपका एक शब्द होता है ना, समान अर्थी, यानी कि बिल्कुल साथ साथ, कौन जैसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही जो है तो आपका बीएनएसएस के साथ बीएसए चलता है, ठीक है ना। बीएनएसएस के साथ बीएसए साथ साथ चलता है, पर स्पेसिफिक तौर पर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसी साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को या तो हम उस पर्टिकुलर ट्रायल में कन्विक्शन कर सकते हैं या एक्विटल कर सकते हैं। तो वो एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब क्या है, अब यहां पर यहीं पे जो है तो आपका बीएसए काम करता है कि एविडेंस, यानी कि एविडेंस तो बेसिकली हम साक्ष्य पढ़ेंगे तो दो प्रकार का एविडेंस बेसिकली होता है। एक होता है आपका ओरल एविडेंस और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना। तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका किस प्रकार से यूज करते हैं, तो बेसिकली तीन प्रश्न का उत्तर आपकी एविडेंस देता है कि क्या साक्ष्य के तौर पर जो है तो लिया जा सकता है, किस व्यक्ति, मतलब साक्ष्य के तौर पर, जैसे ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे लिया जा सकता है, और उस दौरान यदि किसी व्यक्ति की एग्जामिनेशन करनी है, परीक्षा करनी है ना, तो कैसे उसकी परीक्षा करेंगे। तो इन्हीं कुछ बेसिकली प्रश्नों का उत्तर एविडेंस में दिया जाता है, पर कि ये पार्ट ऑफ बीएनएसएस होता है, इसीलिए एविडेंस भी जो है तो आपका प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। तो यह भी जो है तो क्या कहलाता है, प्रोसीजरल लॉ। थोड़ा सा बेसिक हल्का सा समझ में आ गया, हल्का सा फंडामेंटल, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अब इसी चीज को मैंने थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट में लिख रखा है, थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई देखो, विधि का मेन काम क्या है, पक्षकारों में यदि विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कह सकते हो कि मेन फंक्शन ऑफ लॉ टू प्रोवाइड रेमेडी थ्रू जुडिशियल डिसीजन इन द केस डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। के मध्य कोई विवाद है ना। विवाद मतलब, डिस्प्यूट मतलब, जिसको हम फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं, है ना। मुख्य प्रश्न क्या, मान लो कि मोहन का मर्डर हो गया और इल्जाम लगा है सुरेश के ऊपर, तो क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया, ये क्या है, डिस्प्यूट है। मान लो कि मोहन सुरेश को के बीच में किसी संपत्ति को, कब्जे को लेके विवाद है और मोहन पहले केस लगा दिया, ठीक है ना, एज ए प्लेंटिफ पर, कह रहा है साहब ये संपत्ति मेरी है। तो क्या विवादित संपत्ति वादी की है, मोहन की है, वादी मोहन की है, तो ये क्या है, डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट है, विवाद है। अब इस विवाद का निर्धारण करना विधि का मेन काम है ना, क्योंकि यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो जो विवाद है वो शांत हो जाएगा। भाई क्या वादी की है, उत्तर मिल जाएगा, मतलब जा भैया संपत्ति ले जा, लड़ो मत, है। क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया, उत्तर मिल जाता है हाँ, मतलब सुरेश को सजा मिल जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये डिस्प्यूट है। तो बेसिकली इस डिस्प्यूट न्यायिक निर्णय द्वारा, अब ये डिस्प्यूट का निर्धारण न्यायालय कैसे करती है, बाय जुडिशियल डिसीजन, न्याय प्रदान करती है। तो जुडिशियल डिसीजन में न्याय प्रदान करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि पक्षकारों के द्वारा जो फैक्ट पेश किए गए ना, भाई न्याय निर्णय कैसे दिया जाता है, भाई निर्णय कैसे दिया जाता है, आपके सामने, यानी जज न्यायालय के सामने पक्षकार कुछ फैक्ट रखता है और न्यायालय उस तथ्यों का मूल्यांकन करता है एक विधिक प्रोसीजर के तहत, और उस मूल्यांकन से
जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस मूल्यांकन कैसे मिलता है, जैसे एक सिंपल सा है कि भाई क्या विवादित संपत्ति वादी मोहन है, तो मोहन रजिस्ट्री पेश करेगा, यही रजिस्ट्री जिसके आधार पे आप कह दो, तो रजिस्ट्री पेश किया, वो क्या है, फैक्ट है, तथ्य है। क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया है, क्राइम स्पॉट पे एक चाकू मिला जिस पर सुरेश के फिंगरप्रिंट्स थे, मोहन के ब्लड सैंपल थे, तो वो फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकला, समझ में आ गया ना। तो एविडेंस यहाँ पे यही होता है। तो कुल मिलाकर के कि न्यायिक निर्णय प्रदान करने के लिए तथ्यों का मूल्यांकन करना पड़ता है, और साक्ष्य विधि का मेन जो मुख्य काम होता है, पक्षकारों के द्वारा जो प्रस्तुत तथ्य हैं जो आगे चल के कन्वर्ट होते हैं एज ए एविडेंस, तो फिर वह है किससे, मतलब कि उनकी सुसंगतता और ग्राह्यता। अब देखो किसी तथ्य की जो है, तो यहाँ पर दो शब्द यूज किया गया है कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का निर्धारण जो है तो यहाँ पर एविडेंस के माध्यम से किया जाता है। सुसंगतता और ग्राह्यता का निर्धारण जो है तो ठीक है ना, एविडेंस के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो अब यही चीज, अब देखो यहाँ पर अब आते हैं कि यहाँ पर दो शब्द आपका निकल के सामने आता है। एक शब्द निकल के आता है आपका कि रेलिवेंसी क्या होता है भाई, रेलिवेंसी समझते हो, रेलिवेंसी है, रेलिवेंसी ऑफ एनी एविडेंस, किसी साक्ष्य की सुसंगतता क्या होती है भाई, रेलिवेंसी। हाँ, जुड़ा हुआ है, सुसंगत मतलब जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है ना, जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से कनेक्टेड है भाई। जैसे मान लो कि तथ्य है क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया है। अब मर्डर कैसे आदमी करता है, तू मर जा तो सामने मर जाता है, ऐसे ही होता है मर्डर। क्या मर्डर कैसे होता है, या तो चाकू चलाएगा, बंदूक चलाएगा, जहर देगा, कोई तरीके से मारेगा, है ना। मर्डर मतलब कि ऐसे तो नहीं कि आप सामने मर जा तू और सामने वाला मर जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मर्डर किसी तरीके से करता है। तो फिर अब वहां पर किस, तो मर्डर किया है मतलब कैसे किया है, तो फिर अब वो तथ्य सुसंगत यानी कनेक्टेड, मर्डर की कैसे किया है, क्यों किया है ना। जब कोई अपराध कोई चीज होता है तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि कैसे, क्यों, है ना, यही प्रश्न होता है ना, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये, पहले तो ये कैसे हुआ ये सब, फिर उसके बाद जब कैसे पीट दिया यार, वो मार पीट के चले गए, क्यों, अरे कोई नहीं यार, कल जो है तो उसकी बहन के पीछे लगा था गुलाब लेकर के, यू आर माई वेलेंटाइन, यू आर माई वेलेंटाइन, तो वेलेंट दिया उसने आकर के कि बोले वेलेंटाइन, क्या मतलब वेलेंटाइन है, फिर वेल को छेड़ रहा है। तो तो कैसे, क्यों, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सुसंगतता होती है, रेलिवेंसी होती है, तो मतलब कोई साक्ष्य कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो वो रेलिवेंस है। और उसके आधार पर बाद का मतलब वो साक्ष्य, पहले तो जैसे वही, जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, क्राइम स्पॉट पे चाकू मिला भाई, इससे मर्डर हुआ है, वो रेलेवेंट है, सुसंगत है। और बाद में फॉरेंसिक लैब में गया, उसका चेक हुआ, जांच की गई, और उसमें सुरेश के फिंगरप्रिंट्स मिल गए, मोहन का ब्लड सैंपल मिल गया, तो अब इससे यह क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया कि यही वो चाकू है जो जिससे सुरेश ने मोहन का मर्डर किया है। तो ये चाकू एज ए एविडेंस, साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस, अभी नई जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत क्या हो गया, एडमिसेबल हो गया, ग्राह्य हो गया, क्योंकि उससे क्या हो गया, ये एक तरह से एस्टेब्लिश हो गया, क्लियर हो गया कि यही है वो वेपन, हथियार जिससे मर्डर किया गया है। समझ में आ गया। तो वो धारा 7 में क्या हो गया, एडमिसेबल हो गया, और किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रूफ में। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रूफ में, सबूत में। क्लियर कहानी। इसीलिए पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगा, एक बहुत फेमस कोटेशन होता है कि सुसंगतता और सबूत के मध्य का ब्रिज जो है तो ग्राह्यता होती है। एडमिसिबिलिटी इज ए ब्रिज बिटवीन
रेलिवेंसी एंड प्रूफ, सुसंगतता और सबूत के बीच का जो पुल होती है वो क्या होती है, ग्राह्यता होती है। तो कोई चीज पहले क्या होता है, सुसंगत होता है, फिर लीगल प्रोविजंस को फुलफिल जैसे ही कर लेता है वो एडमिसेबल होता है, और जैसे एडमिसेबल हो जाता है तो सबूत में, क्योंकि होता है ना कि साहब सुरेश ने मोहन का मर्डर किया है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, तो तुम साहब ये रहा चाकू, तो चाकू तो ऐसे कोई ले आओगे, कोई भी चाकू पेश कर देगा साहब ये चाकू, पर वो चाकू कैसे, क्योंकि चाकू फॉरेंसिक लैब में जाएगा, जा करके उसकी जांच होगी, उसमें सुरेश के फिंगरप्रिंट्स मिल गए, मोहन के ब्लड सैंपल मिल गए, मतलब कि वो सेक्शन 7 में क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि यही वो चाकू है जिससे मर्डर हुआ है, तो वो क्या हो गया, एडमिसेबल हो गया, और ग्राह्य होने के बाद वो प्रूफ में कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल है, कोई कठिन लगा आपको, सिंपल है ना, आसान है, परेशान मत होइएगा, ऐसे ही आसानी से एविडेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस धैर्य बना करके बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी का स्वागत है भैया साक्ष्य की क्लास में। तो ये हमने एविडेंस का थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा एक बेस बता दिया भैया कि एविडेंस, ये जो नया बीएसए है, क्योंकि एविडेंस निकलता है वो आदत में बना हुआ है, तो कायदे तो साक्ष्य बोलना चाहिए, पर एविडेंस निकलता है तो मैनेज कर लेना, ठीक ना। तो बीएसए जो है, तो ये चीजें अब बाद में, ये जो कहानी है राम कहानी है, तो एज इट इज है, 11 अगस्त 2023 को 3 आपराधिक विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अभी 2 साल जो है तो ये राम कहानी 2-3 साल पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये टेंशन फ्री हो जाना। फिर उसके पहले 11 अगस्त को पेश किया गया, फिर 11 दिसंबर 2023 को तीनों विधेयक को वापस ले लिया गया, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, बदलाव के साथ अगले दिन फिर अमित शाह जी ने पेश कर दिया लोकसभा में, और फटाफट 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित करवा लिया, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित करवा लिया, 25 दिसंबर से राष्ट्रपति से साइन करवा लिया आर्टिकल 111 के तहत, और केवल वो 23 फरवरी 2024 को इसकी ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में इन्फोर्समेंट डेट भी आ गई कि 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट जो है तो आपके लागू हो जाएंगे। केवल इन तीनों जो नए अधिनियम है, केवल आपका सबको पता है कि बीएनएस की सेक्शन 106 क्लॉज 2 को छोड़ करके बाकी सब कुछ जो है तो क्या हो गया, इन्फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये कहानी तो आपको पता ही। इसके बाद अगली कहानी है कि 74 ईयर ऑफ रिपब्लिक में जो है तो इन तीनों को इनेक्ट किया गया, अधिनियमित किया गया। फिर अगली कहानी ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर 47 है, थोड़ा ध्यान दिए रहना, ये एक्ट नंबर वगैरह चूंकि नया एक्ट है ना, तो ये कभी कभी इनमें पूछने की संभावना हो जाती है, तो ये जो एक्ट नंबर है ये अभी जो नए हैं इनको थोड़ा सा देखते रहना, पुराने हो जाएंगे तो इनको इतना नंबर याद करने की जरूरत नहीं, ये भी नए हैं तो इनके नंबर याद करते रहना, ठीक है। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत होगी तो बोल देना। चलिए, तो ये चीज कहता है। अब इसके बाद जी, इसके बाद बातचीत करें ये बीएसए, तो ये अभी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 भागों में बटा हुआ है, 12 चैप्टर है, 170 इसकी धाराएं हैं, 170 सेक्शंस है ना, 12 चैप्टर है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 12 चैप्टर, 1 सेक्शन, 170 सेक्शंस। तो ये थोड़ा सा इसकी बेसिक कहानी यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगली कहानी देखते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका प्रियम्बल की बातचीत करते हैं। तो प्रियम्बल यदि आप बेयरक्ट खोलोगे तो बेयरक्ट में शुरुआत में ही सबसे ऊपर ही प्रियम्बल बताई गई है। तो प्रियम्बल में जो बातचीत की गई है वहां पर कहा गया है कि अब यहाँ पर जो नई चीज जुड़ी हुई है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पहले ये शब्द नहीं था। तो यहाँ पे कहा गया है आपका कि द एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइडेड फॉर द जनरल रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये जो शब्द है फेयर ट्रायल ये पहले नहीं था, ये एमसीक्यू बन सकता है। तो निष्पक्ष विचारण के लिए, फेयर ट्रायल के लिए, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित शब्द है कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है टू कलेक्ट, समेकित का मतलब है
कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक है ना। तो एकत्रित करना मतलब कि एविडेंस एक्ट में क्या किया गया है कि भाई जितनी भी चीजें, जितने भी फैक्ट, तथ्य एविडेंस के तौर पर हो सकते थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट किया गया है। तो पहले चूंकि एविडेंस एक्ट को सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने बनाया था, है ना, और इन्होंने इतना बढ़िया एविडेंस बनाया कि हमने नई एविडेंस जो आपका नई बनाई तो उसमें भी हम ज्यादा फेरफार नहीं कर पाए, इतना बेहतर तरीके से उन्होंने जो है तो साक्ष्य को एकत्रित किया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अंग्रेजों ने कुछ खराब भी किया था। मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसकी हमेशा आलोचना होती है, लेकिन हम कितनी भी आलोचना करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम केवल कुछ पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति की वजह से उस शिक्षा नीति को बदल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के अलावा बेहतर इंसान बनना। लेकिन वो बेहतर इंसान बनने की जो कहानी है वो पीछे हट गई। केवल उद्देश्य केवल ये है कि भैया टॉप कर लो, अच्छे नंबर ला लो, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लो और कुछ अचीव कर लो, कुछ प्राप्त कर लो, है ना। तो वो उद्देश्य शिक्षा का वो रह गया जो मैकाले शिक्षा नीति थी पहले। इसीलिए जैसे इसका विरोध होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी इतिहास में नहीं जाते हैं, लेकिन ठीक है, अंग्रेजों ने कुछ मटिया मेल किया, कुछ बर्बाद किया, कुछ बेकार किया, लेकिन कुछ कुछ हद तक कुछ चीजें बेहतर किया। उसको हम अभी तक मतलब वो बेहतर था, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम चाह करके भी यानी कि नया जामा पहना दिया, लेकिन हमने इनके शब्दों में फेरफार करने की हिमाकत नहीं कर पाए। यानी वाकई इतना बेहतर था वो कि हमको एज इट इज एविडेंस रखना पड़ा। तो आप देखो तो यदि तीनों जो नए एक्ट हैं, अभी जो 3 नए एक्ट आए हैं, सबसे कम बदलाव किस एक्ट में है, वो आपका एविडेंस एक्ट ही है। सबसे कम बदलाव कहाँ है, एविडेंस। सबसे ज्यादा बदलाव है बीएनएसएस में, फिर बीएसए, है ना। तो बीएनएसएस में और बीएनएसएस में सबसे ज्यादा बदलाव, जिसको नया सीआरपीसी बोलते हैं, फिर बीएनएस जिसको नया आईपीसी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा उससे ज्यादा बदलाव है, उससे कम बदलाव है, और सबसे कम बदलाव है आपके बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है ना, चलिए थोड़ा इधर उधर बातें हो जाती हैं कभी कभी, चलिए। तो ये थोड़ा सा पहला चीज ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष विचारण। इसके बाद आते हैं एविडेंस एक्ट की। तो थोड़ा सा इसका एक सिंपल सा है कि ये एब्सोल्यूट लॉ है, पूर्ण विधि है, जैसा इसका प्रस्तावना से, क्योंकि प्रिंसिपल में कहता है ना सभी चीजों को इकट्ठा किया गया है। मतलब जैसे अभी हम लोग वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, आपका इसमें सिविल जज वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रियम्बल में क्या लिखा, सर्टेन, वहां पे साफ तौर पे लिखा सर्टेन। तो सर्टेन का मतलब होता है कुछ, है ना। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि आपका सभी चीजों को, साधारण सिद्धांतों को, नियमों को समेकित किया गया, मतलब सबको लिया गया, सबको इकट्ठा किया गया, मतलब कि इसने लगभग हर चीज को समाहित कर लिया अपने अंदर। मतलब ये एविडेंस एक्ट जो है तो हम बोल सकते हैं कि गागर में सागर है, ठीक है ना। तो ऐसा भी ध्यान में रखिएगा। प्रोसीजरल लॉ है, शुरुआत की कहानी में ही मैंने इसको बता दिया। अब ये अगली चीज की इसको जो है तो लेक्स फोरी बोला जाता है। लेक्स फोरी मतलब कि ये जो एक्ट है बिल्कुल समान रूप से, यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल द होल ऑफ कंट्री, भारत में एक समान रूप से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के वहां मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरम, नागालैंड, जहां तक हो सकता है पूर्वोत्तर राज्य, वहां तक समान रूप से एविडेंस एक्ट जो है तो आपका एप्लीकेबल है। कुछ चीजें हैं कहां कहां नहीं, उनको हम सेक्शन 1 में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन बेसिकली इसीलिए उसको लेक्स फोरी बोला जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात यहाँ पे। अगली चीज थोड़ा सा मैंने ऐसा हल्का सा जो है तो चीजों को समझाने के लिए कि भैया एविडेंस शब्द लैटिन भाषा के एविडेरा से लिया गया है, जिसका मेन उद्देश्य था कि डिस्कवरी, ठीक है ना, डिस्कवर क्लियरली, तो किसी चीज को स्पष्ट रूप से खोजना, असर्टेन सुनिश्चित करना, टू प्रूफ या साबित करना। तो साक्ष्य का मतलब होता है वही एक डिस्कवर
ऑफ द ट्रू, सत्य की खोज करना। सच क्या है, झूठ क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। ये जो काम है ये कौन करता है, ये साक्ष्य करता है। तो सत्य की खोज करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना है, इसका मुख्य काम जो है तो एक्ट करता है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो आगे चीज थोड़ा बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे आपका एविडेंस, साक्ष्य, टेस्टिमनी यानी कि गवाही, और प्रूफ बेसिकली यही है। तो साक्ष्य, गवाही और प्रूफ, है ना। क्योंकि देखो साक्ष्य एक तो होता है कि हम जो साक्ष्य के तौर पर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बेसिकली क्या होता है कि दो प्रकार के एविडेंस होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, पेश कर दिया, बस ये बात ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक है, असली है। तो इसीलिए कुछ जैसे जैसे सरकारी कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है ना, पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले ने मान लो कि गए किसी भी मौका नक्शा बनाया, तो मौका नक्शा जो होता है, क्राइम मैप जो होता है, स्पॉट मैप जो होता है, वो क्या होता है कि चूंकि पुलिस वाला एक पब्लिक सर्वेंट है वो बनाया है, तो आपको पढ़ेंगे साक्ष्य अधिनियम में एक सेक्शन है 78 जो कहता है कि वो जेन्युइन है, असली है भाई, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पब्लिक ड्यूटी, और इसलिए वो बना है। तो इसलिए वो एक तरह से उसके बारे में प्रिजम्पशन उदाहरणा पढ़ेंगे कि मतलब असली ही होगा भाई, सोचेंगे कि असली होगा, ये सरकारी आदमी है, गलत काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर है तो केवल हमें दस्तावेजी साक्ष्य मतलब ये देखना पड़ता है कि जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं नकली फर्जरी फर्जरी तो नहीं है ना। कूट रचना, कूटकरण के द्वारा, सॉरी कूट रचना होता है, कूटकरण तो नहीं होता है, कूट रचना के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, फॉर्जरी के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, तो वो देखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ओरल एविडेंस होता है, वहां पे क्या होता है कि कोई विटनेस कोर्ट में अपीयर होता है और उसकी होती है एग्जामिनेशन, उसकी क्या होती है, परीक्षा, है ना। एविडेंस में पढ़ेंगे तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, एक होती है आपकी चीफ एग्जामिनेशन, क्रास, और फिर जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन। बेसिकली चीफ और क्रास ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब अभी हम लोग कल गए थे दोस्त के, उसमें मिले थे हम लोग सब, तो ऐसी बातचीत चल रही थी कि यार वो फलाने वकील साहब क्या क्रास करते हैं यार, क्योंकि क्रास एक वकील कितना बेहतर है इस बात का निर्धारण होता है कि वो वकील साहब, एडवोकेट क्रास कितना अच्छा करते हैं। क्रास एक यदि बेहतर वकील है, जैसे मान लो कोई केस चल रहा है निचली अदालतों में, इसका ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल है ना, अपील में नहीं, ट्रायल में। यदि ट्रायल के दौरान एक अच्छा वकील ने यदि अच्छा क्रास किया है, अच्छी तरीके से साक्ष्य को चलाया है, जिसको बोलते हैं साक्ष्य को चलाना, तो कई बार क्या होता है कि मान लो ट्रायल कोर्ट ने मन मुताबिक जजमेंट नहीं दिया, तो अपील में हम अच्छी बात का प्रयोग करके जो है तो अपने मन मुताबिक हाई कोर्ट को डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ट्रायल कोर्ट क्या होती है, कुछ एक ढर्रे पे चलती है। ढर्रे पे मतलब कि जैसे जब निर्भया केस आया था, तो निर्भया केस में मतलब कि एक तरह से जो अधीनस्थ न्यायालयों थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह लोग थे ना, तो रेप का मामला तो वैसे भी सेशन में चलता है, पर सेशन न्यायालयों को भी लगभग एक तरह से इनडायरेक्टली उनको एक डायरेक्शंस था कि भाई देखो ऐसा है, डायरेक्शंस क्या, तो क्लियर था कि भैया यदि कोई रेप का मामला है तो तुमको लगभग कन्विक्शन ही करना है, मतलब कन्विक्शन ही करना है, प्रयास करना है कि उसको कन्विक्शन करो और फांसी पे ही चढ़ाओ। तो इसलिए आप अधिकांश देखो तो वही सजा दी जाती है। लेकिन फिर वो हाई कोर्ट मामला जाता है, कई मैंने उदाहरण आपको दिया है कि हाई कोर्ट मामला जाता है तो फिर हाई कोर्ट या तो उसको कन्वर्ट करके इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में कर देता है या कुछ और कर देता है। तो वो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां पर यदि साक्ष्य को वकील साहब ने सही तरीके से, यानी कि यही है कि गवाही, है ना, मतलब कि किसी भी साक्ष्य की जो टेस्टिमनी और प्रूफ, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से, गवाही वगैरह सही तरीके से करवाई गई है, तो उसका फायदा जो है तो क्रास वगैरह सही तरीके से, प्रॉपर तरीके, सही प्रश्न सही तरीके से उठाए गए हैं, तो बड़ा उसका फर्क पड़ता है। चलिए, तो ये इसीलिए एविडेंस आपका साक्षी, गवाही और सबूत, ये तीन चीजों को लेकर के ज्यादा डिस्कशन करता है। तो साक्ष्य का मतलब सबको पता है क्या होता है, प्रमाणित कर, जिसको प्रूफ करना है। गवाही स्टेटस से लिया जाता है, साक्षी है तो गवाही मतलब साक्षी का कथन, ठीक ना। तो गवाही भी जो है तो एक साक्ष्य है जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा के एज ए एग्जामिनेशन, सॉरी, परीक्षा के तौर पर। फिर सबूत किसी तथ्य की पुष्टि या खंडन। सबूत क्या होता है भाई, कोई तथ्य, वही जैसे मैंने एक चाकू पेश किया गया, वो कंफर्म हो गया वो चाकू से ही मर्डर हुआ है,
तो प्रूफ बन गया। लेकिन वही यदि मान लो कि खंडित हो जाए, है ना, कंट्राडिक्ट हो जाए, तो वही डिस्प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ पढ़ेंगे तो प्रूफ डिस्प्रूफ, तो वो फिर वही आपका साबित ना साबित, इसको शब्द यूज करता है आपका साबित ना साबित, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा बता दिया कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या है। तो वही है कि साक्ष्य विधि का जो मेन ऑब्जेक्ट है, तो अन्वेषण की सामान्य सुविधा को निश्चित सीमा, मतलब वही है कि इन्वेस्टिगेशन को एक लिमिट करना। पढ़ेंगे, एक धारा भी है, धारा 3 जो है तो इसको एस्टेब्लिश करता है कि साक्ष्य का मतलब आप कुछ भी नहीं पेश कर दोगे, वहां पे लिमिट है, केवल रेलेवेंट और मतलब सुसंगत, है ना, रेलेवेंट जो है एविडेंस है वो पेश करना चाहिएगा, ये सुसंगत और फैक्ट इन इश्यू, यानी आपका जो विवादित तथ्य तब तक वही सीमित रहना चाहिए, अननेसेसरी बातचीत नहीं करनी है कोर्ट के सामने, ठीक है ना। तो ये साक्ष्य को एक तरह से थोड़ा सा लिमिट करना, बांधना, इसका एविडेंस का मेन उद्देश्य है। तो फिर क्या है एविडेंस, मतलब और अच्छे से बताइए सर क्या है एविडेंस, थोड़ा और अच्छे से। तो मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि मेन 3 प्रश्नों का निर्धारण एविडेंस के तहत किया जाता है। 3 प्रश्न बेसिकली, मेनली 3 क्वेश्चंस को एविडेंस एक्ट के तहत डिसाइड किया जाता है। पहला कि व्हाट कैन यू आस्क इन द कोर्ट, या व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट, कि न्यायालय के सामने साक्ष्य के तौर पर क्या पेश करते हैं। अब देखो ये चीज यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्शन 3 से लिखा, तो ये आपका ये जो है ना ये पार्ट है, तो ये आपका पार्ट 2 है बेसिकली, है ना। पार्ट 1 में सेक्शन 1 2 है, जिसमें 1 2 में वही है कि थोड़ा सा पढ़ेंगे कहाँ साक्ष्य लागू है कहाँ नहीं है, कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं, है ना। बेसिकली एविडेंस चालू होता है 3 से 50 तक, जहां पे बोला गया है कि भैया क्या 3 से 50 तक में बताया गया है कि क्या सुसंगत है, क्या रेलेवेंट है, मतलब क्या साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है, ठीक है। कौन से तथ्य हैं जो साक्ष्य के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, फैक्ट, कौन से स्टेटमेंट हैं, कथन हैं जो साक्ष्य के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, क्या कोई जजमेंट भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्या किसी की ओपिनियन, राय भी साक्ष्य के तौर पर पेश की जा सकती है? क्या कैरेक्टर के संबंध में कोई बातचीत भी साक्ष्य के तौर पर पेश हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलर्स व्यक्तियों के द्वारा कोई चीज है वो भी पेश हो सकती है कि नहीं। तो देखा जाए तो बेसिकली कि व्हाट कैन यू आस्क इन द कोर्ट या व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट, द मेन क्वेश्चन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 to 50 अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेकंड इज विच मैनर कैन यू आस्क इन द कोर्ट, तरीके, क्या किस तरीके से, या फिर हाउ कैन एविडेंस बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, तो कैसे साक्ष्य पेश किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एविडेंस 2 प्रकार का होता है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल कैसे पेश करेंगे और डॉक्यूमेंट्री कैसे पेश करेंगे। तो जैसे ओरल एविडेंस होगा तो जैसे, हाँ भाई अरे मैंने सुना कि वो मर्डर जो है तो रमेश ने किया है, तो मैं साक्ष्य देने आ गया। अच्छा तो क्या है, साक्ष्य जो है तो ग्राह्य है, सुना है। मैंने देखा है साहब, मेरे सामने सुरेश ने मोहन को चाकू मारा, अब ये डायरेक्ट है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, बेस्ट एविडेंस है ना। तो पढ़ेंगे जो सुना हुआ है वो हियर से है, सुनी सुनाई बात, हियर से एविडेंस नॉट एडमिसेबल, पढ़ेंगे 107 का साक्ष्य का नियम है, ठीक है। और तीसरा कि किस व्यक्ति से, यानी कि विच पर्सन कैन यू आस्क इन द कोर्ट, हाउ कैन ए विटनेस बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, या किसी भी साक्षी का जो एग्जामिनेशन है वो कैसे करते हैं। तो बेसिकली इन 3 प्रश्नों का जो निर्धारण है वो साक्ष्य अधिनियम में किया गया है, ठीक है। तो धारा 1 और 2 जो है तो पार्ट 1 है, जो बेसिकली वही मैंने आपको बताया। फिर 3 से 50 हो गया, 51 से 103 हो गया, 104 से 168 हो गया, एक 169 थोड़ा सा ऐसी एक थी, एक सिंपल सी थ्योरी की बातचीत करता है, और 170 क्या रिपील किया गया है क्या नहीं उसके बारे में बातचीत करता है। तो ये एक बेसिक सा जो है तो बातचीत जो है तो आपका एविडेंस के बारे में यहाँ पर हो गई, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बाद आते हैं अगली कहानी। तो साक्ष्य की जो है तो मतलब कि एक रेलिवेंस ऑफ क्या है, तो थोड़ा सा भी बता दिया मैंने। तो न्याय देने की प्रक्रिया में न्यायालय मतलब कि तथ्यों पर गौर करना होता है, बल्कि पक्षकारों द्वारा दावों की सत्ता पर भी जोर देना पड़ता है।
तो कुल मिला के वही कहानी है ना, बार बार मैंने चूंकि इसको अच्छे से समझाया है कि वो घुमा घुमा करके, कि मतलब कि कुल मिला के सत्य का पता लगाना। भाई साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य का पता लगाना। भाई आप सत्य जानने के लिए ही सबूत मांगते हो, हमेशा भी कुछ पता चल जाए क्या है, क्यों चला, जानकारी, फैक्ट, तथ्य, उसी के लिए ही कहानी होती है ना। तो ये यहाँ पे कहता है आपका। फिर आते हैं आपका थ्योरी ऑफ रेलेवेंसी अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो साक्ष्य अधिनियम के तहत थ्योरी के बारे में बातचीत जब करेंगे, तो थ्योरी के बारे में देखो तो यहाँ पर आपका 3 प्रकार की थ्योरी जो है तो बेसिकली है, मतलब इसको बोलते हैं आपका सुसंगति का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेलेवेंसी। ठीक है, 3 सिद्धांत पर पूरा एविडेंस बेस्ड है। पहला, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्ट इन इशू। साक्ष्य को विवादित तथ्य तक ही सीमित रखना चाहिए। अब विवादित तथ्य क्या होता है पढ़ेंगे आगे। फैक्ट इन इश्यू मतलब कि जिसको हम क्रिमिनल बोलते हैं चार्ज, और सिविल बोलते हैं इश्यू मतलब कि डिस्प्यूटेड फैक्ट। फैक्ट इन इश्यू मतलब कि जो विवादित मुद्दे होते हैं, है ना। विवादित मतलब कि जिसको लेकर के विवाद है। विवाद मतलब कि जैसे मान लो, वही सिंपल सा एग्जांपल कि सुरेश के ऊपर इल्जाम लगा है कि भाई तुमने मोहन का मर्डर किया। सुरेश कहता है मैंने नहीं किया है। तो यही मतलब विवादत क्या होता है, एक किसी तथ्य को एक कहता है हाँ साहब ऐसा है, दूसरा कहता है नहीं साहब ऐसा नहीं है ना। तो एक कहता है हाँ, एक कहता है ना, तो विवाद तो यही है ना। दोनों कहे हाँ तो विवाद खत्म, दोनों कहे ना तो विवाद खत्म। एक कहता है हाँ, एक कहता है ना, मतलब विवाद, है ना। तो यहां पर कि क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया है, ये विवादत तथ्य। अब साक्ष्य पेश क्या करना है कि अब मर्डर किया है तो कैसे किया है, क्यों किया है, कब किया है ना। क्यों किया है, कैसे किया है, कब किया है, ये आपको इसके लिए साक्ष्य पेश करना है। ना कि जो है तो उनका कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मतलब ही नहीं है ना। अब जैसे हम मर्डर की बातचीत है तो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर हाँ थोड़ा उनकी हल्की फुल्की रेलेवेंसी हो जाएगी, लेकिन बाद में कि भाई 10वीं में बहुत अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति था साहब सुरेश, उससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते मर्डर करने की। अब ये क्या बात हो गई है। कोई व्यक्ति साहब ये सरकारी अफसर था, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं साहब ये ऐसा व्यक्ति था, इसने जीवन मच्छर नहीं मारा है साहब, ये मर्डर कैसे कर सकता है। तो आप विवादित तथ्य जो बना हुआ है, आप क्या, क्यों, कैसे, कब, इसके संबंध में साक्ष्य पेश करो। इससे ज्यादा कुछ बातचीत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये पहला चीज कहता है। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी पेश करने का मौका पक्षकार को दे दिया जाएगा तो पक्षकार कुछ भी उठाकर ले आएंगे, साहब लो ये भी एविडेंस है? तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि इन ऑल केसेस बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। भैया सर्वोत्तम साक्ष्य करना चाहिए हर मामले में। बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम साक्ष्य का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम साक्ष्य का मतलब होता है जो सबसे अच्छा हो। यानी कि आप देखोगे कि जैसा मैंने बार बार बताया है कि एविडेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल बेस्ट कब होगा, ये कहता है आपका सेक्शन 55 में, ठीक है ना। 54 में कहता है भैया कि ओरल, हाँ दस्तावेज की, यानी कि जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको छोड़ करके, है ना, बाकी सब पेश कर दो आप ओरल एविडेंस के तौर पर। और 55 कहता है कि ओरल एविडेंस जो है तो आप तौर पर प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने महसूस किया आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि ओरल जो एविडेंस होता है वो प्रत्यक्ष होगा, और जो प्रत्यक्ष होगा वही बेस्ट होगा। देखो मैं बातचीत करूंगा वैसे तो इनकी, जैसे ये सर्वोत्तम साक्ष्य की बातचीत करते हैं, सबसे बेस्ट क्या होता है जो डायरेक्ट नहीं मिलता। क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मर्डर करने चौराहे में जा रहा है, क्या भैया सुनो गांव वालों हम जा रहे हैं आज मर्डर करने, आगे कोई देख लेना ताकि आई बेटी में, ऐसा तो कहता है
कि हम मर्डर करने जा रहे हैं, आके कोई देख लेना तभी तो आई विटनेस बनोगे। आदमी मर्डर क्या करता है कि चोरी चोरी चुपके चुपके कोई देख ना ले, है ऐसे मर्डर करता है। फिर ऐसे में दूसरा पार्ट होता है मिस्टांसियल एविडेंस, जिसको हम बोलते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और बेस्ट भी नहीं मिल रहा है, सर्कमस्टांशियल भी नहीं मिल रहा है, तब हियर से एविडेंस चला लेंगे कुछ कंडीशन में, बातचीत करेंगे, अभी उधर नहीं जाते हैं ना। ये क्योंकि तीसरी कहानी है, क्योंकि सामान्य नियम क्या कहता है कि हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो है ओरल के साथ ही पढ़ा जाता है ना, पढ़ेंगे 55, जब सेक्शन 55 पढ़ेंगे वहीं पे, तो सुनी सुनाई बातचीत ग्राह्य नहीं है, हियर से एविडेंस नॉट एडमिसेबल। लेकिन कानून ही क्या जिसका अपवाद ना हो, तो हर चीज का अपवाद है, वो नियम ही क्या जिसका अपवाद ना हो। हमारे देश में किंतु परंतु तो हमेशा रहता है, साहब ये तो ठीक है लेकिन, सब ऐसा तो ठीक है परंतु, तो किंतु परंतु तो हर जगह है, तो कानून कहाँ अछूता रहेगा, समाज का ही तो आईना है कानून, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, द लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कानून क्या है, समाज का आईना, तो समाज में होगा वही कानून में होगा। तो यहां पर भी कुछ इसके अपवाद हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे। वैसे जैसे आप लोग, जैसे एडमिशन होता है, कन्फेशन होता है ना, ये सभी जो है तो ये जो नियम है कि हियर से एविडेंस नॉट एडमिसेबल, लेकिन एडमिशन हियर से एविडेंस होता है, एडमिसेबल होता है। कन्फेशन हियर से एविडेंस होता है लेकिन एडमिसेबल होता है। तो क्यों होता है पढ़ेंगे आगे, तो ये ध्यान रखना। तो ये ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ट होगा, ये 2 सेक्शन में कहता है। पहली सेक्शन है, बताओ जल्दी से, हियर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब बेस्ट होता है, देखो 58 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से ही पेश किया जाएगा ना, ऐसा लिखा है ना, देखो 58 ही है ना, देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज, अच्छा मैं इसीलिए कहा एक बार देख लो कि अभी क्या नई धाराएं है ना, थोड़ा कंफ्यूज करती। 59 जहां पे ये लिखा है कि प्राथमिक साक्ष्य ही पेश करना चाहिए, है ना, प्राथमिक साक्ष्य पेश करना चाहिए, 59 नहीं कहता है। लेकिन एक और सेक्शन आगे है 94, है ना, तो 59 और 94, 94 तो सही है, वो मुझे याद है। तो 59 94 कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो 59 कहता है कि भाई देखो, मतलब प्राथमिक मतलब ओरिजिनल, कि भैया ओरिजिनल ही पेश करना है, फोटोकॉपी पेश नहीं करना है, वही है बेस्ट। और 94 कहता है, 94 तो सिविल, मतलब कह सकते हो कि जो सिविल केसेस होते हैं ना, तो इनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मतलब रीढ़ की हड्डी बोले, बैकबोन ऑफ द सिविल केसेस 94, कि आप कहते हो साहब मैंने स्थावर संपत्ति बेच दी है, बोल के नहीं, दस्तावेज दिखा कि मैंने बेच दी, मतलब क्या है, कैसे बेची है, रजिस्ट्री से बेचिएगा, मैंने दान दिया है साहब, दान हमेशा लिखित होता है, मौखिक नहीं होता। हमारे भी संविदा हुई थी साहब, ये शर्तें मत बता, दस्तावेज पेश कर, शर्त क्या है। तो कहने का मतलब कि कुछ जगह पर न्यायालय बोलेगा कि आपको दस्तावेज ही पेश करना पड़ेगा, ओरल एविडेंस नहीं चलेगा। तो जहां पर ओरल एविडेंस को पूरी तरह से एक्सक्लूड किया है, एक शब्द होता है एक्सक्लूड, अपवर्जित किया है, वो 94 से लेकर के 103 तक की कुछ सेक्शंस हैं, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मतलब वहां पे तो आपको डॉक्यूमेंट्री ही पेश करना पड़ेगा भैया, ऑप्शन नहीं बचता तुम्हारे पास, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका बेस्ट यानी कि थ्योरी ऑफ जो रेलिवेंसी है वो मैंने बता दी, है ना, समझ में आ रहा है। अब अगली कहानी ऐसा है कि दाता सीवा वर्सेस स्टेट का केस था। ये कहा था इस केस में कि भैया जो एविडेंस एक्ट है उसका आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकती है। भूतलक्षी मतलब एविडेंस की बातचीत करें, पहले साक्ष्य की बातचीत करेंगे। तो 1 सितंबर जो है तो 1872 को जो है तो एविडेंस एक्ट आपकी इस देश में इनफोर्स हुई थी, लागू हुई थी, है ना। तो ये कहता था कि भैया इसके पहले के केस में भी लागू हो सकती, लेकिन अभी जो नया एविडेंस एक्ट है यानी कि बीएसए है, बीएसए 2025 है, सॉरी 2023 है, अभी 25 आ गया तो मैं 25 बोल दिया, 2023 है।
तो ये आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से क्या है, इनफोर्स है, लेकिन इसका सेक्शन जो है तो आप 170 देखो, 170, तो 170 का उपधारा 2 देखो, तो ये कहता है कि 1 जुलाई 2024 से नया बीएसए लागू हुआ है। तो 1 जुलाई 2024 से यदि कोई अपराध होता है, उसके लिए आप प्रक्रिया प्रोसीजर के लिए, साक्ष्य के लिए नया बीएसए उठाओगे। लेकिन 1 जुलाई के पहले के जो केसेस चल रहे थे न्यायालयों में, वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। फिर भले ही मान लो कि जैसे कोई अपराध हुआ 2022 में, अब 2022 में कोई अपराध हुआ तो उस समय आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही चल रहे थे, रजिस्टर्ड हो गया, आपको पता है ट्रायल 8 साल 10 साल तक चलता है, तो ये आपका 170 का जो सब क्लॉज 2 है वो लंबी चौड़ी लिखी है, वो इतना ही कंक्लूजन कहती कि वो केस भले ही 2022 में हुआ और 1 जुलाई 2024 को आपका नया बीएसए लागू हो गया, लेकिन जब तक वो केस चल रहा है 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 तक, उस केस के लिए आपको पुराना एविडेंस एक्ट ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आगे चल के एडीपी बन जाओगे ना साल 2 साल में, तो उसके बाद कोर्ट में जाओगे तो तुमको पुराना बैरेट और नया बैरेट दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो उतना दिक्कत नहीं है, बैरेट वहां पे साथ में रहेगा। तो जैसे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनको तो नहीं थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए भी कोई कठिन चीज नहीं भाई, कोई ऐसे धाराएं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो सेक्शंस है, सेक्शंस तो याद हो सकती हैं, इतनी कोई परेशानी वाली बातचीत जो है तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक सा जो है तो मैंने इंट्रोडक्शन आपका एविडेंस एक्ट का दे दिया है कि क्या है साक्ष्य और कैसे काम करता है। अब आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, कल हम चालू करेंगे इसके चैप्टर 1 से। तो अभी कल भी क्लास लेगी, और चूंकि तो अभी कल भी क्लास रहेगी,